आपके लिए आज लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर जो हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 14 क्लास 9th, और उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15। क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके साथ ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 15 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं और इससे पहले भी हमने इसके लेक्चर में इससे पहले किए थे एनसीईआरटी के वो ब्लू वाले क्वेश्चन आंसर, और अब हम इससे पीछे जो आपके क्वेश्चंस है जिसमें हो सकता है आपको कोई डाउट हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे लिखें, तो हम लिखने वाले हैं इसके बारे में। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। हालांकि हमने क्लास में काफ़ी इस पर डिटेल डिस्कशन किया है और पढ़ा भी है, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में कहीं दिया हुआ है, तो हमें उसको समराइज करना है, उसको सारांश में लेकर आना है और एक जगह पे लिखना है। तो वायुमंडल क्यों जरूरी है भाई, बहुत सारे रीजंस है। पहला तो वायु है वहाँ पे, और वायु के अंदर जो गैसेस है, स्पेशली ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा बना के रखता है, यूवी किरणों से बचाता है ना। और वायुमंडल से ही काफ़ी जैव चक्र भी चलते हैं, जैसे कार्बन चक्र है हमने देखा, जल चक्र है, ये सब वायुमंडल के कारण होते हैं। बहुत सारे रीजंस है वायुमंडल के महत्व के, एक दो नहीं। तो अभी इसको लिखना कैसे है, तो हम डिटेल में उसको लिख देते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि जीवन के लिए वायु अनेक कारणों से आवश्यक है, उसमें से कुछ निम्न है। ठीक है, एक एक करके सारे लिखेंगे। सबसे पहला जो कि मैंने कहा, ऑक्सीजन श्वसन ज्वलन एवं दहन के लिए जरूरी होती है। कहाँ कहाँ काम में आती है भाई, पहले तो हमारा मेन श्वसन में, ठीक है, जल जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं उसमें। उसके बाद जलाने में, ये भी हमने देखा था कि कोई भी चीज जब जलती है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकती। इसके बारे में मैंने आपसे कहा था, कई प्रैक्टिकल आपने अपने लोअर क्लासेस में किए होंगे कि भाई कैंडल जला के उसके ऊपर ग्लास रख दो तो कैंडल बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, वैसे वाले। साथ ही दहन यानी कि कंबक्शन। अब आप बोलेंगे कि ज्वलन और दहन अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्वलन और कंबक्शन दोनों अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आप थोड़ा, अभी बस लिख लीजिए क्योंकि अभी हम इस पर डिस्कशन करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतना बता सकती हूँ मैं कि किसी चीज़ का जलना, बाहर जलना है ना, जैसे कि लकड़ी जला रहे हैं आप, कोयला जला रहे हैं, तो उसको हम ज्वलन कह देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर भी दहन होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसको हम जलना नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कंबक्शन यानी कि दहन। ठीक है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो हमारी सेल के अंदर हो रहा होता है, हमारी कोशिका के अंदर हो रहा होता है, ये डिफरेंस है। बाहर कोई भी चीज़ जल रही है या ऐसे ही जल रही है तो हम उसको कहते हैं जल रहा है। शरीर के अंदर हम जलना ऐसे नहीं बोलते। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है, तो उसको हम दहन कह देते हैं। ये थोड़ा सा एक फर्क है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों को CO2 वायुमंडल से मिलती है। CO2 की बात भी की हमने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भाई पौधों को CO2 मिल रही है। ओजोन परत हानिकारक है, यूवी रेज जिसको हम कहते हैं, पराबैंगनी किरणें से हमारी सुरक्षा करती है, और यह परत किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह तक इसे पहुंचने से रोकती है। ठीक है, ओजोन भी किसका हिस्सा है, पराबैंगनी किरणें को आने से जो रोक रही है ओजोन परत, वो किसका हिस्सा है, वायुमंडल का हिस्सा है। तो वायुमंडल के महत्व में ही आएगा ये भी। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो आप समझ गए। आप बोलेंगे नाइट्रोजन, तो याद करो हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था। प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए होती है। हालांकि वो नाइट्रोजन वो सीधे नहीं ले पाते वायुमंडल से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन चाहिए तो सही उन्हें। ठीक है, और वो कहाँ से आ रही है, वायुमंडल से। तो वायुमंडल में जो दूसरी गैसेस हैं, जलवाष्प हैं, नमी बनाए रखती हैं, ये सब वायुमंडल का ही हिस्सा है, तो ये सब वायुमंडल के महत्व में ही आएगा। जल में घुलनशील CO2 कार्बोनेट का निर्माण करती है जो जलीय जीवों के कवच के निर्माण में
के लिए जरूरी होती है। जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी कारणवश या तो बारिश के साथ कार्बोनेट की फॉर्म में जल के अंदर आ जाती है और जल के अंदर वो कार्बोनेट बना लेती है, ठीक है, और कार्बोनेट बना के वो कवच का निर्माण करती है। वो जो स्नेल वगैरह देखे हैं आपने, घोंगा वगैरह है ना, स्नेल, उसके ऊपर ऐसा कवच होता है, दो ऐसे एंटीना लगे होते हैं। सीपी है ना, वो सीप वगैरह जो आप देखते हो ऐसी कोन शेप, ये सब किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जनरली सिलिका कार्बोनेट की बनी होती है। तो ये जो कार्बोनेट है ये कहाँ से आया है? ये कार्बोनेट वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ घुल के कार्बोनेट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जल के अंदर जाती है, जल के अंदर कार्बोनेट बनाती है और वहां से फिर इनके कवच वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग है वायुमंडल के। अब नेक्स्ट है हमारे पास जल। जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है? इसके लिए तो आपको, मुझे लगता है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि मैम क्या लिखे। जल का एक चीज आपको पता ही है, जल ही जीवन है और बहुत सारी चीजों में जल काम में आता है। तो एक एक करके हम थोड़ा बहुत कुछ लिख देते हैं। पहला, पानी एक अद्भुत द्रव्य है। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई ये इनक्रेडिबल लिक्विड है, सब जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। जिसे सार्वविलायक कहा जाता है। सार्वविलायक क्या था? हमने पढ़ा था कि जल जो है वो मैक्सिमम जितने भी यौगिक हमारे इस पृथ्वी पर हैं, पदार्थ हमारे इस पृथ्वी पर है, मैक्सिमम चीजों में जल घुलनशील होता है। मतलब कोई भी चीज हो आप जल में घुल ही जाती है। एक दो एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने कहा मैक्सिमम, अधिकतम बोला, सारी नहीं बोला। तो ज्यादातर चीजें जो होती है वो जल में घुलनशील होती है ना। इसीलिए जल को क्या कहा जाता है? सार्वविलायक। सार्वविलायक को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यह पौधों और जंतुओं के लिए शरीर के सभी चीजों का घोल लेता है ना, शरीर की सब चीजों को घोल लेता है। हमारी जो सेल है उसमें जितने भी पदार्थ हैं, सेल के अंदर भी मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है? पानी की होती है। उसी के अंदर सारे पदार्थ घुले होते हैं। उसी में प्रोटीन घूम रहे हैं, उसी में अमीनो अम्ल घूम रहे हैं, उसी में नाइट्रोजन घूम रही है, ऑक्सीजन घूम रही है। तो मैक्सिमम चीजों को जल अपने आप में घोल लेता है। जीवों के शरीर के भीतर पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। हम कहते हैं कि हमारे शरीर में या पौधों के शरीर में, तो आपने देखा ही है ना, पौधों के शरीर में क्या होता है? जल जो है वो रूट से आता है और पौधे के विभिन्न भागों में जाता है। इसी तरह पत्तियां जो खाना बनाती है वो पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, लेकिन उसको आने जाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? जल की। हमारे शरीर में खून ये काम करता है, लेकिन खून में भी मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। अगर हम ब्लड का रेशियो देखें तो हम ये कहते हैं कि जो ब्लड है उसका प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, और उस प्लाज्मा के अंदर भी 90 to 90% जो 90 to 92% जो होता है पानी होता है ना। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि भाई ब्लड के अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी ही हमारी बॉडी में इधर से उधर हो रहा है। तो सारी चीज़ों को शरीर के भीतर, यहाँ इसीलिए लिखा है भाई, शरीर के भीतर जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो हमारे पोषक तत्व हैं, कुछ भी है, वो उनको ऊपर नीचे ले जाना, जगहों पे ले जाने का काम भी कौन कर रहा है? जल कर रहा है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो। लगभग सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के आप नहीं रह सकते, क्योंकि सेल का ही हम बोल रहे हैं कि 70% पार्ट अगर जल है सेल के अंदर, तो अगर सेल में से पानी ही निकाल दोगे तो सेल काम ही नहीं करेगी। पौधों का तो जीवन ही पानी पे चलता है, दिन भर बेचारे पानी अवशोषित करते रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी चाहिए उन्हें, हमें भी जीने के लिए पानी चाहिए। पानी के बिना ना तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ना हमारा डाइजेशन। आपने कभी नोटिस किया वो, कभी हमारा खाना नहीं पचता तो हमारे घर वाले कहते हैं कि आज पानी कम पिया इसलिए डाइजेशन नहीं हो रहा। तो पानी बहुत ज़रूरी है शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए भी। तो जल के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। ये तो हो गई शरीर की बातें। दूसरे काम, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, बाकी चीज़ें हैं, भाई ये काम भी तो पानी के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। जल कुछ जंतुओं और पौधों हेतु आवास का भी कार्य करता है।
अच्छा, जो जो लोग तो पानी में ही रहते हैं, जो जंतु है ना, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो तो पानी में ही रहते हैं, उनका तो जीवन ही पानी के अंदर है। मछली को पानी में से निकाल दो, मतलब वो सुनी है आपने पोयम, मछली जल की रानी है, तो उनका तो वही जीवन ही उनके साथ है। हमारे शरीर के अंदर सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है, ये बात हमने कर ली कि कोशिका का मैक्सिमम भाग जो है वो क्या है, पानी है। और हमारी कोशिका के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने, उसमें इतने सारे ऑर्गेनल होते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है ना, केंद्रक है, आरएनए, राइबोसोम है, ये सब है, लेकिन इन सब के अंदर पानी है, क्योंकि इन सब की क्रियाओं को, जितनी भी क्रियाएं, और भी हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे अभी मैंने कहा पाचन है, श्वसन है ना, वृद्धि है, सबके लिए जल जरूरी है। और ये सब कौन कर रहा है, कोशिकाएं कर रही है। तो कोशिकाएं को भी काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, पानी की। पौधों को सिंचाई के लिए पानी आवश्यक होता है, इसके कारण ही बीजों का अंकुरण संभव हो पाता है। ठीक है, पौधों को क्या करना है भाई, सिंचाई करनी है। पानी खेतों में नहीं दोगे तो पौधे मुरझा जाएंगे, उनको भी पानी की जरूरत होती है, तो सिंचाई करनी पड़ेगी, और सिंचाई के लिए क्या चाहिए, पानी। नेक्स्ट है हमारे शरीर के भार का 70%। अभी जस्ट मैंने कहा कि हमारी सेल के अंदर भी 70%, सेल मतलब सेल से ही बनी है हमारी बॉडी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का 70% क्या है, पानी है। ब्लड के अंदर देखो तो ब्लड का 90% पानी है। ठीक है, पानी का उपयोग पीने, नहाने, धोने, ये सारे काम भी हमने कर लिए। मछली संवर्धन, जो बिजनेस किए जाते हैं भाई, फिश पाल रहे हैं जो, है ना, फिश बेच रहे हैं जो, उनको कहाँ से पालेंगे, पानी नहीं होगा तो भाई नहाने, धोने, दवाई बनाने, अनेक कार्यों में, कोई भी उद्योग हो, पानी तो चाहिए ही। जलीय जंतु के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे मेंढक, मछली जल में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं। एक तो आवास के रूप में जल चाहिए उनको, प्लस उस जल में ऑक्सीजन भी घुली हुई रहती है, तो वो सांस लेने का काम भी उसी से करते हैं। मछलियां तो जल के अंदर ही सांस लेती है। ठीक है, तो जल में क्या घुली रहती है, ऑक्सीजन घुली रहती है। जल तो सबको घोल लेता है, ऑक्सीजन को भी घोल रखा है, ताकि वहां पे जो रहने वाले जीव है वो आप आराम से श्वसन कर सके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पढ़ ली हमने कि प्रकाश संश्लेषण में भी क्या होती है, जल की जरूरत होती है। बिना प्रकाश संश्लेषण के पौधे खाना नहीं बनाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी और CO2 तो चाहिए ही चाहिए, और सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल। नेक्स्ट है जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर करते हैं, और क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है। ये कह रहा है कि जो लोग पानी में जो जीव जो हैं पानी में रह रहे हैं, वो उन पे कैसे डिपेंड है, और जो लोग जल में, जो जीव जल में रह रहे हैं, क्या वो मृदा से बिल्कुल स्वतंत्र है, मतलब उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है लैंड पे, ऐसा नहीं है। कुछ जीव जो बिल्कुल टोटली रहते हैं पानी के अंदर, वो तो भाई वहीं से ऑक्सीजन लेंगे। जैसे मछली की हम बात करते हैं, तो मछली वहीं से श्वसन करती है, वहीं जनन करती है, बाहर आती ही नहीं, कभी बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जीव है जो जल में भी रहते हैं लेकिन मिट्टी में भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक पानी में भी रहता है भाई, उसको लैंड पे भी आना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखोगे क्रोकोडाइल, है ना, क्रोकोडाइल जमीन पे रहता है, पानी में भी रहता है, अंडे वंडे देने होते हैं तो उसको जमीन पे आना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे जलीय जंतु जो है वो पूर्ण रूप से जल पे ही डिपेंडेंट है। कुछ जंतु जो दोनों जगह भी रहते हैं, और उनको अपनी कुछ आवश्यक चीजों की वजह से, या तो अंडे देने या खाना खाने, किसी न किसी कारणवश मृदा पे डिपेंडेंसी यानी कि मिट्टी पे डिपेंडेंसी जमानी पड़ती है। और अगर हम पानी की भी बात करें तो पानी में जो पौधे उगते हैं, वो पौधे जो बिल्कुल डीप पानी के तल में उगे हुए हैं, वो कैसे उगे हैं, वहाँ मिट्टी नहीं है तो फिर कैसे उगे? मिट्टी तो चाहिए पौधों को। कुछ तो तैरते रहते हैं, वो तो सिर्फ पानी में ही उगते हैं, लेकिन कुछ जो है बिल्कुल, जैसे कि ये नदी है, नदी के बॉटम में उग रहे हैं। तो यहाँ पे बॉटम में क्यों उग रहे हैं? क्योंकि यहाँ मिट्टी है। तो बिल्कुल डिपेंडेंसी हम खत्म नहीं कर सकते, ये निर्भरता हम खत्म नहीं कर सकते कि जो जीव जल में रह रहे हैं वो मृदा से बिल्कुल स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ जीव जो है वो जरूर है कि वो बिल्कुल
मृदा से उनका कोई लेना देना नहीं, जैसे मैंने कहा मछली है ना, जो हमेशा ही जल में रहते हैं, जीते भी जल के अंदर है, मरेंगे भी जल के अंदर ही। ऐसा मृदा खनिजों का मिश्रण है जिससे खनिज, ह्यूमस, जल व वायु होते हैं। ठीक है, मृदा के अंदर ये सारी चीजें पड़ी, मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, जल होता है, ठीक है, पानी, वायु भी होती है, एयर भी होती है। पौधे अपना खनिज, पोषक तत्व, जल, वायु, मिट्टी से प्राप्त करते, भोजन करते हैं। शाकाहारी जीव पौधे पर तथा मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। पौधे क्या करते हैं भाई, खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से। फिर हम जो छोटे मोटे जीव हैं वो पौधों को खा लेते हैं, हम भी खाते हैं पौधों को। कुछ और बड़े जीव जो उन जीवों को खा लेते हैं जो पौधों को खाते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो शाकाहारी को खा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो हमारी मिट्टी पे निर्भरता कभी कम नहीं होगी। किसी भी तरह ले लो, मिट्टी के बिना हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना भाई। प्राणी का ही तो पूछ रहा है ये कह रहा है जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है, तो ये मिट्टी में ही सब कुछ है। पौधा भी उग रहा है, जो आपको खाने के लिए चीजें चाहिए वो उग भी मिट्टी में रही है। जितने भी अनाज है, जितनी भी सब्जियां हैं, सब मिट्टी में उग रही है। तो आप मिट्टी की निर्भरता को नकार नहीं सकते। और जलीय जीवों का मैंने आपको बताया कि सारे जलीय जीव ऐसा नहीं कि जल पे ही डिपेंडेंट है, किसी ना किसी वजह से उन्हें बाहर आना भी पड़ता है। ठीक है, पौधे अपना जो जितना भी खनिज वगैरह वो सब मिट्टी से लेते हैं। फिर पौधों को कौन खा जाते हैं, शाकाहारी जीव, हर्बीवोरस खा जाते हैं। और हर्बीवोरस को कौन खा जाते हैं, कार्निवोरस खा जाते हैं, यानी मांसाहारी जीव खा जाते हैं। तो डिपेंडेंसी तो है। इसके अलावा मृदा में अनेक जीव ऐसे होते हैं जैसे केचुआ, चींटियां, दीमक, बैक्टीरिया, फंजाई, फंजाई समझते हैं, कवक, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ के आए हम, कवक आदि भी पाए जाते हैं। जलीय जीव भी मृदा से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रहते। ठीक है, अभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि जो जीव जल में रह रहा है वो मृदा से बिल्कुल फ्री है, डिपेंडेंसी तो उसकी रहेगी, है ना। मान लो कोई ऐसा जीव है जो पानी में ही रह रहा है, चलो वो कभी धरती पे आया ही नहीं, ना कभी आएगा, लेकिन पानी में रहकर भी अगर वो कोई प्लांट खा रहा है तो उस प्लांट की ग्रोथ कैसे हुई है, उस प्लांट की ग्रोथ भी मिट्टी से हुई है। पानी के अंदर भी जो, चलो आप ये भी मान लो कि वो पानी में ऊपर तैर रहा है, उसको किसी जमीन की जरूरत नहीं है, वो ऐसे तैर रहा है पानी के ऊपर। लेकिन पानी में जितने भी ऑक्सीजन है, मिनरल्स हैं, यानी कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये आए कहाँ से, ये आसमान से थोड़ी ना टपके हैं, उसके आसपास की जो मिट्टी है उसी से बह बह के आए हैं। ये सब चट्टानों से, मिट्टी से बहकर इसमें सारे खनिज तत्व मिलते हैं। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं कह सकता कि हम मिट्टी के बिना रह सकते, भले वो जल में रह रहे हैं, सब कुछ जल में कर रहे हैं, कभी मिट्टी पे गए नहीं, लेकिन जल में भी जो चीजें मिली हुई हैं वो मिट्टी से ही आई हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मृदा से पूर्णतः स्वतंत्र है अगर वो जीव कहाँ रह रहा है, जल में रह रहा है। वे भी मृदा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उनकी भी क्या रहेगी, डिपेंडेंसी रहेगी। सूक्ष्म जीव जैसे फंजाई, फंजाई मतलब वही कवक जो समुद्र के नीचे परत पर रहते हैं, बॉटम में रहते हैं, है ना, समुद्र के नीचे कवक वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। सड़े गले जीवों कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर अकार्बनिक पदार्थों यानी कि खनिज में बदल देते हैं। देखो कोई भी जीव है, मान लो वो पानी के अंदर रह रहा है या जमीन पे भी रह रहा है, दोनों ही चीजों की बात कर लेते हैं। वो मरेगा तो मिट्टी के अंदर मिलेगा, पानी में भी मरेगा तो अल्टीमेटली वो कहाँ चला जाएगा, नीचे ही जाएगा, बॉटम में, है ना, पैंदे पे चला जाएगा। पैंदे पे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो इन जीवों को, पेड़ पौधों को गलाते हैं, सड़ाते हैं। और हमारी जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव है, ये बात पहले भी बताई थी मैंने, सजीव जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बनिक। कार्बन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मेन 3 कंपोनेंट होते हैं जिससे कोई भी सजीव या लिविंग थिंग बनी होती है। तो इन तीनों से जो चीज बनी होती है या जो पदार्थ बना होता है उसको हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। वैसे आप इसको 10th में फिर पढ़ोगे। कार्बनिक पदार्थ क्या है, कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन मेनली उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, इसलिए इनको कार्बनिक पदार्थ कह देते हैं। कार्बन बहुत मात्रा में, कोई भी जीव है ना पृथ्वी पे उसमें सबसे ज्यादा कार्बन मिलेगा आपको।
तो जब ये कार्बनिक पदार्थ, अब हम मर रहे हैं या वो जीव मर रहा है, तो अल्टीमेटली हम क्या हैं? हम कार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि हम कार्बनिक पदार्थों से बने हुए हैं, सेल से बने हुए, लेकिन सेल के अंदर भी ये जो प्रोटीन है, वसा है, जो कुछ भी है, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। कुछ अकार्बनिक भी है, ऐसा नहीं है कि सारे ही कार्बनिक है, कुछ अकार्बनिक भी है। अब आप बोलोगे अकार्बनिक क्या होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर ये 3 हैं किसी पदार्थ के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। लेकिन कई बार क्या होता है, इन तीनों के अलावा या तो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन नहीं हो इसमें, और उसमें भी कार्बन या हाइड्रोजन नहीं हो, या सिर्फ कार्बन ही नहीं हो, ऐसा मान लो। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, NH4 अमोनियम या अमोनिया, NH3 कर दो, ये अमोनिया है, इसमें क्या नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये कैसा पदार्थ है? ये अकार्बनिक पदार्थ है। देखो, जब आप 10th में पढ़ोगे तो इस अकार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की एक नई डेफिनेशन भी सुनोगे आप। अभी मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, 9th के हिसाब से। इसकी कार्बनिक और अकार्बनिक में और भी अंतर है, ये तो मैंने आपको एक अंतर बताया है, बहुत से और भी अंतर हैं, ठीक है। लेकिन हमें, क्योंकि आपका वो सिलेबस नहीं है, यह बस यहाँ पे आया है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए उस लेवल पे नहीं जा रही मैं, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें जनरली कार्बन या हाइड्रोजन नहीं हो, दूसरे चीजें होती हैं, जैसे कि कार्बन, जैसे कि सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये अकार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो शरीर होता है उसमें ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और वो कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? ग्लूकोज, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। तो हम जब मर जाते हैं या जो भी प्लांट वगैरह सब डेड हो जाते हैं, तो ये कार्बनिक पदार्थ इन बैक्टीरिया द्वारा सड़ा दिए जाते हैं, और सड़ा के किस में बदल देते हैं? वो इनको अकार्बनिक पदार्थों में या फिर खनिज में बदल देते हैं। खनिज क्या होते हैं? जिनसे भी हम बने हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जैसे कार्बन अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया, नाइट्रोजन अलग कर दिया, फास्फोरस अलग कर दिया। हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई है भाई? फास्फोरस की बनी हुई है ना, पोटेशियम की बनी हुई है, उनको अलग कर दिया हड्डियों को गला के। तो ये काम सूक्ष्मजीवी करते हैं, और ये भी कहाँ रहते हैं? ये भी मिट्टी के अंदर रहते हैं। पानी में भी रहेंगे तो नीचे रहेंगे, बॉटम में, तो अल्टीमेटली मिट्टी के अंदर रहते हैं। ये खनिज जल में घुलकर जलीय पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं को भी, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से किसको करती है भाई? जंतुओं को भी प्रदान होती है। खनिज, ये सारी चीजें घुल के कहाँ जाएगी? मिट्टी में जाएगी। अब आप मिट्टी खाने तो जाते नहीं हो, नहीं जाते ना, आप कैसे ले रहे हो इन पदार्थों को? आप पौधों को खा के ले रहे हो। पौधे जमीन से अवशोषित करके कुछ बना रहे हैं खाना, हम पौधे खा रहे हैं, तो हमें क्या होती है? वो अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। प्रत्यक्ष तो तब होता है जब हम ऐसे मुट्ठा भर के मिट्टी खा रहे होते हैं। हम मिट्टी नहीं खा रहे हैं, हम पौधे खा रहे हैं, लेकिन पौधों में वो चीज आ चुकी है क्योंकि उन्होंने अवशोषित कर ली है मिट्टी से। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं को भी मिल जाते हैं ये खनिज जो पौधों ने अवशोषित किए। देखो, सब चक्र चलता है, जैसे कि हमने चक्र पढ़े थे, है ना। तो इसके अलावा पोषक तत्व मृदा से बहकर भी जल में चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा था भाई, मिट्टी है, मिट्टी के साथ पानी आएगा तो कुछ पोषक तत्व जल में भी चले जाएंगे। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रही है। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में मदद मिलेगी? ये तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा कि जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप ये सोचे कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि मैंने ठान लिया कि मेरे मोहल्ले में आज से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, तो क्या आपके उस मोहल्ले में आपने ये जो ठाना है कि कोई भी प्रदूषणकारी चीज मेरे मोहल्ले में नहीं रहेगी, उससे क्या आप पूरे पृथ्वी का, या जैसे ये कह रहा है कि थोड़ी गतिविधियां कम करने से क्या आप सब जगह प्रदूषण कम कर सकते हो, सीमित कर सकते हो क्या, है ना? मदद मिलेगी क्या आपको उससे प्रदूषण को कम करने में? तो सब जगह तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं।
सारी चीजें हम नहीं कर सकते, खाली आपके एक मोहल्ले या चलो ज्यादा से ज्यादा एक मान लो कि आपने अपने स्टेट के अंदर ऐसा कर लिया, मतलब आपके जो राज्य है उसके अंदर ये कर लिया, सबने ठान लिया कि भाई आज से जो है यूपी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बनेगी जिससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, विश्व, तो फर्क तो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा, वो न के बराबर सा फर्क है जो आपके आसपास रहेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि अगर आप कुछ ऐसी गतिविधियां कर ले, आप सोचते हैं कि गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर दे, कुछ विशेष क्षेत्रों में ही सीमित कर दे कि यहाँ पे भाई पॉल्यूशन के लिए ये एरिया छोड़ दो, यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे कोई घर वर नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ पॉल्यूशन रहेगा, और एक एरिया ऐसा बना दो जहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो क्या उससे पॉल्यूशन के स्तर को घटा सकते हो? थोड़ा बहुत घटा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही शुरुआत नहीं करें। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? हाँ, प्रदूषण के स्तर को घटाने में कुछ अंश तक, इसीलिए हम लिख रहे हैं कुछ अंश, पूरा हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप अपने राज्य में कर लोगे, लेकिन अभी तो पूरा विश्व पड़ा है, तो हम कर सकते हैं लेकिन कुछ अंश तक कर सकते हैं, कुछ सहायता मिल सकती है हमें। इससे मृदा प्रदूषण को तो बिल्कुल कम किया जा सकता है। मृदा को तो आप कम कर दोगे, पॉलीथीन नहीं डाल रहे हो, वेस्ट मटेरियल को अच्छे से आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मृदा प्रदूषण को कम कर लिया हमने, उस एरिया के, उस राज्य को हमने मृदा प्रदूषण से बचा लिया। परंतु जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना कठिन है। बताओ क्यों? देखो, मिट्टी तो जनरली अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की मिट्टी जो है फॉरेन में उड़ के जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपके राज्य से दूसरे राज्य में चली जाएगी मिट्टी। तो अगर आप अपना एनवायरनमेंट शुद्ध रखोगे तो आपके राज्य की जमीन, आपके राज्य की मिट्टी स्वच्छ रहेगी। वो दूसरे राज्य में जाए नहीं जाए इसकी वो नहीं है, ऐसा मिट्टी उड़ के दूसरे राज्य में थोड़ी जाती है। लेकिन हवा और जल ऐसी चीज़ें हैं जो घूमती रहती है भाई पृथ्वी के अंदर, है ना। हवा जो है, आपको पता है, वो आपने कभी सुना हो या एसएसटी पढ़ते हो, आप तो पढ़ते हो कि भाई दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु से आने वाली हवाएं, तो हवाओं पे कोई रोक नहीं है, वो तो पूरे पृथ्वी पर घूम रही है। तो मान लो आपने अपने राज्य की हवा अच्छी कर ली, लेकिन वो हवा रिप्लेस भी तो होगी। हमने रिप्लेसमेंट पढ़ा था ना, गर्म हवा ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा नीचे आ जाती है, ऐसे हवा चलती रहती है, हवा को रोक नहीं सकते। तो वही हो सकता है जो दूसरी स्टेट है वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, वहाँ से जहरीली हवाएं आ रही है आपकी तरफ, तो आप हवा पे उतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जल पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है सारा जो पानी है हमारा कनेक्टेड है। नदियाँ जो है समुद्र से मिली हुई है, समुद्र जो है नदियों से मिला हुआ है, तालाब, कुआं, सब कुछ आपस में मिले हुए हैं, है ना, जल का एक कनेक्शन है। तो जल और वायु के कॉन्सेप्ट में हम इतना मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन भूमि प्रदूषण को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी कहीं और नहीं जाएगी, बह के जाएगी भी तो कितनी, थोड़ी बहुत जाएगी, या आ भी रही है कहीं से तो थोड़ी बहुत आएगी। ठीक है, अच्छा, और क्या है? बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हम कंट्रोल इन छोटी छोटी चीजों से नहीं कर सकते, जैसे कि प्रदूषण कारक, प्रदूषण के कारण किनको किनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तो हम अम्लीय वर्षा, उसको इस छोटी फॉर्म में सीमित करके नहीं कर सकते। अम्लीय वर्षा, इसको तो आप तभी रोक सकते हो जब पूरे विश्व में कम कर लो। ये सब वायु से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग, एक इसी वजह से हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, ओजोन क्षय, ओजोन परत का क्षय जो हो रहा है, वो खाली हम एक सीमित क्षेत्र में करके नहीं कर सकते। क्या आप बोलो कि मैं तो अपने राजस्थान में CFC यूज नहीं करूं, लेकिन ये काम हमें सब जगह करना पड़ेगा, तभी ओजोन पे सही असर होगा। आपके खाली कर लेने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और यही पूछना चाह रहा है कि अगर आप सीमित क्षेत्र में कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं। ये बहुत बड़े बड़े लेवल की चीजें हैं, इन पे हम इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इन पे हम नियंत्रण इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जल और वायु से नियंत्रित होती है ना। ये भी देखो जल से हो रहा है, ये वायु के कारण भाई वायुमंडल में वो CO2 बढ़ रही है, ओजोन वाला भी वायु से रिलेटेड है।
तो मृदा प्रदूषण को कर सकते हैं, बाकी को हम थोड़ा सा कम नियंत्रित कर पाएंगे। छोटे तौर पे कह रहे हैं, ऐसे तो कर ही सकते हैं, जब पूरा विश्व ही ठान ले तो कर ही सकते हैं ना, बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।